बीजेपी की सियासत में एक बार फिर से कोर एजेंडे में आता दिखाई दे रहा है कश्मीर और कश्मीर के जल्द स्टेटहुड का दर्जा बहाल होने और वहां पर जल्द चुनाव करवाए जाने की खबरों के बीच बीजेपी भावी तैयारियों में जुट गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर धारा 370 को याद रखने के लिए आज से बीजेपी ने विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की और एक बार फिर से पीओके पर बयान भी दोहराया। बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। बीजेपी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज फिर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय के अपने संकल्प को दोहरा दिया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में घनश्याम तिवारी ने कहा कि मुखर्जी ने जो नारे दिए उन्हें पूरा करने का काम पीएम मोदी ने कर दिया और अब तो कश्मीर में हुए परिसीमन में विधानसभा की 24 सीटें खाली छोड़ी गई हैं, जो बीजेपी के भावी इरादों को दर्शा रही है। नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी को कि अभी जो डिलिमिटेशन हुआ है उस डिलिमिटेशन में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हमने 24 विधानसभा की सीट खाली छोड़ी है कि जब भी पाकिस्तान चुनाव आएगा तो कोई सीटों पर निर्वाचन करा जाएगा। इतना बड़ा हमने काम किया। जो नारा दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। किसी ने कल्पना नहीं की थी मित्रों, धारा 370 जो 70 साल का दर्श 70 मिनट में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उठाकर बैठेंगे और आतंकवादियों की शादी करते रहे आरोप देंगे कि भारत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको छू नहीं सकती। अब ऐसे दौर में जब पीएम मोदी ने कश्मीर का हाल ही में दौरा किया और चर्चा है कि कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो सकता है और वहां विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, इसके लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी है। ऐसे में पाक अधिकृत कश्मीर के परिसीमन में 24 सीटें खाली छोड़ा गया। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने यहां पर साधने की रणनीति बना ली। सबसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपने कैंपस में, अपने स्कूल में, अपने शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक इस सघन वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई है। हमारी प्रदेश के सप्रभारी आदरणीय विजयाताई जी के उपस्थिति में और ये अभियान 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। कश्मीर बीजेपी के लिए हमेशा भावनात्मक मुद्दा रहा और राष्ट्रवाद सर्वोपरि जाहिर सी बात है। बीजेपी किसी कार्यक्रम की शुरुआत करती है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। फिलहाल लोग तीसरी बार की मोदी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो पीओके को भारत में मिलाने के लिए कुछ जरूर बड़ा करेंगे। बीजेपी के अभियान से यही संकेत दिखाई दे रहा है। जयपुर से बाबूलाल घायल की रिपोर्ट। तो वहीं उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला और विशिष्ट जन सम्मान समारोह में वसुंधरा राजे ने कहा कि भंडारी जी ने भैरू सिंह जी समेत कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, पर वफा का वो दौर अलग था जब लोग किसी के किए हुए काम को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़ करके वो चलना सीखते हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि मां ने हमेशा हमें संघ के संस्कार दिए। मेरी माता ने पहली जनसंघ की सरकार बनाई थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि उनकी माता विजया राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 1967 में देश में पहली बार जनसंघ की सरकार बनाई और गोविंद नारायण सिंह को सीएम बनाया। तब भंडारी जी ने पत्र लिख करके खुशी जताई थी। मां ने बचपन से ही हमें संघ के संस्कार दिए। हमारे घर में तो कई बार संघ की शाखाएं लगती थी। उनके साथ में और बहुत बड़े नेता लोग थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शक भंडारी जी को माना। भंडारी जी ने इतने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा बहुत प्रयास करके लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी
और उस राजनीतिक पनडुब्बी की ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के एड़ी पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। तो वहीं उदयपुर में आज सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला और विशिष्ट जन सम्मान समारोह में उस वक्त व्यवधान हो गया जब समारोह शुरू होने के बाद बीच में ही एक तरफ से जनसंघ से जुड़ा कार्यकर्ता पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को माला पहनाने मंच पर पहुंच गए, लेकिन इस बात से असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया नाराज हो गए और वे खुद खड़े होकर कार्यकर्ता विजयलाल सोहालका को नीचे उतारने लगे और इसी दौरान दोनों में बहस हुई। हालांकि वरिष्ठ जनों ने उन्हें समझा बुझा करके नीचे कुर्सी पर बिठाया। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समाज को लेकर दिए गए बयान पर अब बवाल शुरू हो गया है। आदिवासी समाज के युवाओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के युवा रैली निकालते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर के बाहर पहुंचे, जहां पर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ब्लड सैंपल देकर डीएनए टेस्ट की मांग उठाई है। अब आदिवासी समाज की तरफ से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। डीएनए टेस्ट का जिक्र किया है और उनको हिंदू बनाने की, हिंदू बताने की कोशिश की गई है। साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी के द्वारा हाल ही में एक घृणित बयान दिया है जिसमें आदिवासियों के डीएनए टेस्ट का जिक्र किया है और उनको हिंदू बनाने की, हिंदू बताने की कोशिश की गई है। साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी के द्वारा हाल ही में बयान दिया है जिसमें शिक्षा मंत्री के बयान से नाराज आदिवासी युवा शिक्षा मंत्री के कोटा स्थित आवास पर पहुंचे थे और वहां पर जमकर न केवल नारेबाजी की बल्कि अपने खून के सैंपल दिए, डीएनए जांच की भी मांग की और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। दिलावर के बयान पर लगातार राजनीति भी गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आदिवासी युवक युवतियां और आदिवासी नेता इस बयान के विरोध में खड़े हो गए हैं और प्रदर्शनों का सिलसिला भी लगातार जारी है। साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी के द्वारा हाल ही में एक घृणित बयान दिया है जिसमें आदिवासियों के डीएनए टेस्ट का जिक्र किया है और उनको हिंदू बनाने की, हिंदू बताने की कोशिश की गई है। साथियों, आदिवासी समाज हिंदू नहीं है। आदिवासी समाज सनातन धर्म को मानने वाला है। आदिवासी समाज प्रकृति को मानने वाला है। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर कांग्रेस से विधायक रामकेश मीणा ने मदन दिलावर के प्रति आपत्ति जाहिर की। इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। विधायक रामकेश मीणा का आरोप है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा आदिवासियों को जबरन हिंदू धर्म का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर विवादास्पद बयान मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बर्खास्तगी की मांग की है। तो मैं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने नीट मामले पर कांग्रेस के विरोध पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में हुए पेपर लीक में कांग्रेस की सीधी मिलीभगत थी। साथ ही आरपीएससी की पूर्व में हुई परीक्षाओं की अनियमितताओं को लेकर के भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। गांधी स्टडी सर्कल में कौन था? कलाम कोचिंग सेंटर के पीछे कौन है? किसने 5 वर्ष तक सुरेश जाका को गिरफ्तार नहीं होने दिया? जारोली के बयान आप सब लोगों ने देखा है। इनके बोर्ड के चेयरमैन, पूरे चेयरमैन को पैसे लेते हुए सरे रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरपीएससी के इनके मेंबर जिनको बनाया, उनके मेंबर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पैसे देकर मेंबर बना। वहीं प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कल कोटा में बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलने वाला है। अघोषित बिजली कटौती, पानी की किल्लत और साथ ही कानून व्यवस्था और नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के कांग्रेस के दिग्गज कल कोटा में प्रदेश की सरकार को घेरने वाले हैं। खुद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कोटा पहुंचेंगे और कांग्रेस की तरफ से होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा
कोटा बूंदी के तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। सभी एक साथ बीजेपी सरकार को घेरेंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ विज्ञापन सौंपा जाएगा। कल होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कोटा में कांग्रेस की तरफ से व्यापक तैयारी हो रही है। बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाने की तैयारी के साथ ही कांग्रेस ने अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं। हाड़ौती की धरती पे राजस्थान सरकार आने के बाद बहुत बड़ा और विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है और हर जन की मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्रशासन को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो महिला अत्याचारों को लेकर के हो, हर एक मुद्दे पर हर आमजन परेशान है और इन सब को लेकर के हम सरकार को घेरेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। 5 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों को लेकर के कांग्रेस ने अपनी समितियों का गठन किया है। झुंझुनू के लिए सांसद बृजेंद्र सिंह ओला को प्रभारी बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। दौसा विधानसभा के लिए सांसद मुरारीलाल मीणा, उनियारा विधानसभा के लिए सांसद हरीश मीणा, तो खींवसर विधानसभा के लिए जाकिर हुसैन और विधायक डूंगरराम गेदर, 84 विधानसभा के लिए रतन देवासी को प्रभारी नियुक्त किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन समितियों का गठन किया है। इसे लेकर के बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी अब जुटी हुई नजर आ रही है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 5 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर के उपचुनाव को लेकर समितियों का गठन किया गया है। झुंझुनू के लिए सांसद बृजेंद्र सिंह ओला को प्रभारी बनाया गया। दौसा के लिए सांसद मुरारीलाल मीणा प्रभारी होंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव के बाद से डीडवाना में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विधायक यूनुस खान और पूर्व विधायक चेतन डूडी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों विधायक यूनुस खान ने पूर्व विधायक चेतन डूडी पर मंडुकड़ा अस्पताल गांव से 6 किलोमीटर दूर बनाने का आरोप लगाया था, जिस पर आज पूर्व विधायक चेतन डूडी ने भी पलटवार किया। तो वहीं राजस्थान ओलंपिक संघ के 2 गुटों में चल रहे विवादों के बीच में आज एक गुट की ओर से चुनावी प्रक्रिया संपन्न करके पदाधिकारियों की घोषणा की गई। जयपुर क्लब में आयोजित बैठक में अनिल व्यास को अध्यक्ष और रामावतार सिंह जाखड़ को महासचिव घोषित करते हुए पूरी कार्यकारिणी का गठन किया गया। अनिल व्यास ग्रुप ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से विधिवत मान्यता होने और मान्यता प्राप्त 29 में से 18 खेल संघों के समर्थन का दावा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ शहर के एक निजी होटल में राजस्थान ओलंपिक संघ के बैनर तले दूसरी बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष अजीत सिंह और सचिव अरुण सारस्वत की ओर से दावा किया गया कि उनके ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी सभी नियमों को पूरा करती है। उनके यहां पर 31 में से 27 खेल संघों का समर्थन है। चुनाव की कार्यप्रणाली आज संपन्न हुई। उसमें 18 खेल संघों के प्रतिनिधि, कुल 29 खेल संघ हैं राजस्थान में, उनमें से 18 खेल संघों के प्रतिनिधि आज यहाँ सभा में मौजूद भी थे और उन्होंने फॉर्म भी भरे और उनमें से ही कार्यकारिणी निर्वाचित हुई। सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ, मुझे अध्यक्ष चुना गया, रामावतार सिंह जी को महासचिव चुना गया। तो मेरा हिसाब से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जिनको मान्यता है और उन्होंने चुनाव कराए हैं और उनके पास मेजोरिटी के संघ हैं, तो कोई ओलंपिक में झगड़ा है नहीं। तथाकथित 2-4 लोगों ने ये झगड़ा खड़ा किया हुआ है। 31 में से 27 आदमी यहाँ मौजूद थे। सारी मीडिया के सामने सदन में एक एक आदमी ने खड़े होकर हाथ खड़ा करके कही है कि 27 आदमी यहाँ मौजूद है। अब मुझे लगता है अब ऐसी स्थिति में वो 3-4 आदमी हैं। अब 3-4 में भी राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन का कोई अस्तित्व नहीं है। उसके चुनाव को ना फेडरेशन का कोई ऑब्जर्वर आया, ना कोई काउंसिल का ऑब्जर्वर आया। और ये अब तय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन ने स्टेट एसोसिएशन का पदाधिकारी ही प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और 3000 पदाधिकारी चुनाव लड़ेगा। रामावतार सिंह जाखड़ व्हाट इज दिस, कोई किसी भी एसोसिएशन में सिंगल पदाधिकारी नहीं है। वो कैसे बन गया? वो अरे कह रहे नत्थु कह रहे कोई भी घर बैठ के 2 आदमी चुनाव कर लो, वो चुनाव बैलेट थोड़ी होगा। मीटिंग बुलाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट और रामावतार सिंह जाखड़ और सेक्रेटरी जनरल दाऊद खान के पास है। उनके पास नहीं है, किसी के पास नहीं। उन्होंने अगर कोई भी मीटिंग कॉल की है और की है तो कंप्लीटली अवैध है।
और जो भी निर्णय आज उन्होंने 23 तारीख को भी पैरेलल कोई मीटिंग की होगी तो वो भी कंप्लीटली मैं आपको पूरे तरीके से अवैध है। अब तो चूंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और नए अध्यक्ष बन गए हैं तो ये तो अब नया अध्यक्ष बनने के और नया सचिव बनने, नई कार्यकारिणी बनने के बाद प्रोरोगेटिव तो कम्प्लीटली उनका खत्म हो गया है। उनको अपनी स्टेट अगर मान लो एफिलिएशन रिकॉग्नाइज हमसे करनी है तो दे अप्रोच टू द प्रेसिडेंट। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर टैक्सी ड्राइवर दौलत सिंह हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया। इस पर 40,000 का इनाम घोषित था। घटना के बाद से ही यह आरोपी फरार चल रहा था। आखिरकार अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर गुर्जर समाज ने प्रदर्शन किया था। इस हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएसपी अनुज शुभम ने इसे लेकर जानकारी दी है। टैक्सी ड्राइवर दौलत सिंह हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन, बड़ी सफलता मिली है। जो भी आगे पुलिस कार्रवाई करके पुलिस रिमांड लेके इसमें जो भी आगे हमें जब्ती करनी है वो जब्ती करेंगे। जहाँ भी जो भी हथियार इसमें शामिल रहे हैं और अन्य लोग जो भी शामिल रहे इसके बारे में इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी ताकि इस मामले में और जो भी हैं उन सबका खुलासा हो सके। तो चलिए अब बात करेंगे जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार की, जहां पर जेजेएम योजना को लेकर भ्रष्टाचार से कमाई गई अकूत काली कमाई को अब भ्रष्टाचारियों ने खुलाम तिजोरियों में भरना शुरू कर दिया है। सरकारी महकमों में बड़ी बड़ी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवा करके कंपनी एक्ट की सरेआम ये भ्रष्टाचारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार से कमाई गई अकूत काली कमाई और भ्रष्टाचारियों की तिजोरी पर जांच एजेंसियां पूरी तरह से खामोश नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन योजना में श्रीश्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी की ओर से इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ रुपए के घोटाले में नया मामला सामने आया है। जलदाय विभाग में टेंडर हासिल करने के लिए इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर कंपनियों के मालिक पदमचंद जैन ने नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए का भुगतान उठा लिया। ठेकेदार पदमचंद जैन के फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के साथ साथ जलदाय विभाग की ओर से भी की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस घोटाले में ठेकेदार पदमचंद जैन ने 500 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकाले, उस राशि पर कोई भी जांच एजेंसी एक्शन नहीं ले रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि जल जीवन मिशन घोटाले में सरकारी खजाने से निकाली गई 500 करोड़ रुपए की राशि से पदमचंद जैन ने कहां-कहां कौन-कौन सी निजी संपत्तियां खरीदी है। पदमचंद जैन ने घोटाले के पैसे से जयपुर में आमेर तहसील में बड़ा निवेश किया और आमेर तहसील के टाटियावास गांव में 8 बीघा जमीन खरीदी है, जिसका बाजार में 25 करोड़ का भाव है। जल जीवन मिशन महाभ्रष्टाचार में जिस तरीके से ठेकेदारों ने लूट खसोट की है और जो योजनाओं का पैसा है उससे अपनी निजी संपत्तियां खरीदी गई हैं। इस वक्त हम जयपुर के टाटियावास गांव में हैं। यहां पर ये ठेकेदार पदमचंद जैन का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किले नुमा ये जो फार्म हाउस है इसको ठेकेदार पदमचंद जैन ने खरीदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन खरीदी गई है ये जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी गई है, यानी श्याम ट्यूबवेल कंपनी के बैंक खातों से ये पैसा निकाला गया है और उसके बाद पदमचंद जैन ने ये जमीन खरीदी है। वहीं इसके अलावा ठेकेदार पदमचंद जैन की पत्नी राज दुलारी के नाम पर भी बेहिसाब संपत्तियां। पदमचंद ने अपनी पत्नी के नाम पर जयपुर के पौष इलाके दुर्गापुरा में 390 गज की जमीन मिली, साथ ही सांगानेर में भी करोड़ों की जमीनें खरीदी, जिनका भुगतान श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खातों से किया गया। हमारे साथ इस गांव के जो सरपंच हैं शैलेंद्र बोहरा, उनसे बात करते हैं कि सरपंच साहब ये जो जमीन है पदमचंद जैन के नाम पर है, किस तरीके से इसका रिकॉर्ड है, कब खरीदी गई, किसके नाम थी पहले, किस तरह की बातचीत है? ये ज़मीन वर्ष 2022 में मेरे को ध्यान आ रहा है कि 2022 में ये ज़मीन खरीदी गई है और 2022 में इसका नामांतरण ग्राम पंचायत में आया था और वो हमने ही स्वीकृत किया था। ग्राम पंचायत ने स्वीकृत किया था। खसरा नंबर 571, 572 और 573
और 580 बटा कुछ है, ये 5 कचरे हैं, जिसमें लगभग 7.25 बीघा ज़मीन, 1.92 हेक्टेयर ज़मीन है कुल ज़मीन, और इसको वर्ष 2022 में खरीदा था। उसका नामांकन ग्राम पंचायत। ठेकेदार पदमचंद जैन सरकारी खजाने के पैसों को अपने और अपने परिजनों के नाम पर बंदर बांट कर रहा है। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच शुरू होते ही उसने कंपनियों के खातों में जमा पैसे को अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। साथ ही अपनी पत्नी और अपने बेटे पीयूष जैन के खातों में भी काली कमाई ट्रांसफर कर दी। ठेकेदार पदमचंद जैन के द्वारा खरीदी हुई जमीन है 2022 यानी 10 जनवरी 2022 से पदम जैन के ठेके में जो पैसा आया था श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी, उस पैसे को पदमचंद जैन ने अपनी पत्नी राम दुलारी और अपने बेटे पीयूष जैन के खातों में ट्रांसफर किया और खुद के खातों में ट्रांसफर किया। जिस तरीके से जो एक कंपनी के पैसों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था निजी हित में काम में नहीं ले सकता, लेकिन पदमचंद जैन ने अब जो सरकारी योजनाओं का पैसा है, जो गबन का पैसा है, उस गबन के पैसे से अकूत संपत्तियां खरीदी हैं। ठेकेदार पदमचंद जैन की श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल कंपनियों के घोटालों की जांच ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि किसी भी जांच एजेंसी ने इन कंपनियों के बैंक खातों से सरकारी खजाने से आई 500 करोड़ रुपए की राशि पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई। हम देख सकते हैं कि ये विशाल एक महल नुमा, एक किले नुमा यहाँ पर ये आकार इसको जो इसकी बनावट दी गई है, ये पदम जैन की वो संपत्ति है जिसकी जांच अभी तक ना तो राज्य सरकार की एजेंसियां कर सकी हैं, एसीबी तक भी यहाँ पर नहीं पहुंची है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ये जो जमीनें खरीदी गई हैं, ये नियम विरुद्ध तरीके से जो श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी में जल जीवन मिशन का पैसा आया था, उसके जरिए ये जमीनें खरीदी गई हैं। अब देखना यह है कि राज्य सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले को कितना गंभीरता से लेती हैं और क्या कार्रवाई इस पर एजेंसियां कर पाती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।